हाय बच्चों, a very very warm welcome to today's session of NDA। जो हमारा लक्ष्य बैच है उसका आज एक दूसरा सेशन शुरू हो रहा है। आज हम करने वाले हैं हमारे पॉलिटी का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हम कर चुके हैं। वी आर गोना गेट स्टार्टेड विद पार्ट 2 टुडे विद मी अंकना, योर मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेस एट वेदांतु। मैं वेदांतु मैथ पे ऑब्वियसली नहीं पढ़ाती हूँ, यहाँ सोशल साइंस की पढ़ाई नहीं होती, आप लोगों को अच्छे से पता ही है। यू माइट हैव सीन मी बिफोर 9th 10th जब करके आए हो आप, या नहीं भी किया है तो उस चैनल पे आपने मुझे पढ़ाते हुए देखा होगा। आई एम जस्ट हियर फॉर अ क्विक गेस्ट अपीयरेंस, ताकि आपके इंडिया की सोशल साइंस की तैयारी थोड़ी अच्छे से हो पाए। नाउ व्हाट आर वी डूइंग, वी आर फॉलोइंग अ बेसिक फ्लो। हम जो है सारे टॉपिक्स नहीं कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस डिफाइन कर देती हूँ, साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता देती हूँ। एंड व्हाट वी आर आल्सो डूइंग इज, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिख रहा होगा बिल्कुल टॉप में, विच सेज ज्वाइन द क्विज। तो हम आपको वी क्विज भी प्रोवाइड करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत बहुत जरूरी होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत बेनिफिट करेंगी। फ्लो ऑफ द सेशन इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे बहुत ज्यादा रेपिटेटिवली क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज द सिलेबस अदरवाइज इज क्वाइट वास्ट। बाकी चीजों को आप कैसे पढ़ना है इस सेशन के फ्लो से समझ सकते हो आप, कि किन चीजों पे ध्यान देना है, किन चीजों पे नहीं देना है। तो इफ इट मेक सेंस टू यू और आपको अगर अभी तक के एनडीए सेशंस अच्छे लग रहे हैं और मदद कर रही हैं आपको, गिव अ थम्स अप। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। ऑल्सो प्लीज डू मेक श्योर टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। उनको भी बता दो कि हाँ भाई सेशन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, आ जाओ देख लो, मैम ने कराया है, आप भी पढ़ लो। एंड गाइज प्लीज ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एक तो आप इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को तो कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमको आ जाती है नोटिफिकेशन, और हमको जब आ जाती है नोटिफिकेशन तो हमारा कोई भी सेशन मिस नहीं होता, हम कुछ भी मिस नहीं करते हैं, हमको सब पता रहता है, अपडेट रहता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। तो चलो अब इस अपडेट के साथ ये भी अपडेट ले लेते हैं कि भाई ये एनडीए है क्या। तो एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी। जो 12th के बाद लोग मिलिट्री सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं इंडिया के, वो इसका एग्जाम देते हैं। ये एग्जाम जो है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। सेम पीपल हु गेट कंडक्ट जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, इन सारी चीज़ों की फॉरेस्ट सर्विसेज की प्लेसमेंट होती है। ना सी बच्चा, ये एग्जाम जो आप 12th के बाद दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार मुझे ग्रेजुएशन करना था, मुझे पहले इंजीनियरिंग करनी थी फिर जाना था मिलिट्री सर्विसेज में, मुझे पहले ग्रेजुएशन करना था, बैचलर्स करना था फिर जाना था, तो आप आईएमए का एग्जाम भी दे सकते हो ग्रेजुएशन के बाद, वो भी एक ऑप्शन है। ये जो उन लोगों के लिए जो सीधा 12th के बाद एंटर कर जाना चाहते हैं। यूपीएससी कंडक्ट कराती है ये एग्जाम साल में 2 बार, एक बार आपके फाइनल्स के वक्त, एक बार मिड टर्म्स वाले टाइम के वक्त। तो जैसे 2022 में अप्रैल और सितंबर में हो रहा है। प्रोसेस 2 स्टेजेस में होता है सिलेक्शन का। पहले आप एक रिटन टेस्ट देते हो जो कि 5 घंटे का एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है। इसी टेस्ट की तैयारी हम कर रहे हैं। अब ये कैसे कैसे 900 नंबर का टेस्ट है वो मैं आपको बताऊंगी, बट उसके बाद अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया तो आप देते हो इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। इज मोर लाइक अ मेडिकल टेस्ट। पर्सनालिटी फिट, माइंड फिट अगर है नहीं है तो यू डोंट गेट सेलेक्टेड। अगर है और आपने वो एग्जाम भी क्वालिफाई किया हुआ है रिटन वाला, तो यूल गेट इनटू इट। एंड एग्जामिनेशन का मोड होता है ऑफलाइन। अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि रिटन टेस्ट होता है 900 नंबर का। ये 300 नंबर के आपका पहला पेपर होता है, वो मैथ्स का होता है पूरा पूरा 300 मार्क्स। बाकी 600 का होता है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि पेपर 2 का होता है। अभी किस किस चीज को कंप्राइज करता है वो आपको बताया जाएगा इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। मैथ्स और ये सारी चीजें बच्चे, इट्स बेसिकली 6 to 12th का सिलेबस, ठीक है। ये आपका 6 से लेकर 12वीं तक आपने जो पढ़ा है ना, उसके ऊपर ही फोकस्ड है। अब ये दोनों पेपर 2.5 घंटे के होते हैं। अब आप कहोगे मैम ये 600 नंबर, डबल द नंबर, हम 2.5 घंटे में कैसे करेंगे। तो बच्चा मैथ्स तो सॉल्व करना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट भी लगते हैं। यहाँ पे तो आप पढ़ते हो और मार्क करते हो, इधर यू नो इट और यू डोंट नो इट। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसलिए जहां आप 3 मिनट में 3 सवाल कर लोगे, मैथ्स का 1 सवाल करोगे। सो विद दैट आइडिया यू कैन सी 2.5 आवर्स इज गुड इनफ। अब ये जनरल एबिलिटी टेस्ट 2 हिस्सों में बटा होता है। पेपर ए आपका लिटरेचर बेस्ड होता है, बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये 200 नंबर का आता है पूरा। पार्ट बी इज व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर। दिस इज बेसिकली सोशल साइंस एंड साइंस कंबाइंड विद करंट अफेयर्स व्हिच काइंड ऑफ फॉल्स अंडर सोशल साइंस इटसेल्फ। तो जनरल मतलब फिजिक्स आता है 100 नंबर का, ये आपका 200 नंबर का सोशल, 200 नंबर का साइंस, एंड देन बाकी आपका करंट अफेयर्स। तो फिजिक्स 100 नंबर का है, केमिस्ट्री 60, बायो 40, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मिलकर 160 नंबर के आते हैं, और बाकी बचे 40 नंबर आपके करंट अफेयर्स को चले जाते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले,
हम हमारा यूनियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट जो है इस पे फोकस करके इसको समझने वाले हैं आज, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गोना फोकस ऑन। मैं उसके बाद के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लिस्ट कर दूंगी जिन पे आपको आगे चलकर अपनी तैयारी में फोकस करना है। और उसके अलावा हमारी डिटेल जो है क्रैश कोर्स चल रही है एनडीए की, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। और एके एनडीए जो है आपको कोड लगाना है, इस कोड से आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा 10% का जिस भी चीज पे आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यूनियन की। यूनियन के बारे में बात करने के पहले मैं थोड़ा सा फेडरलिज्म के बारे में बात कर लेना चाहती हूँ बच्चों। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो फेडरल टाइप की है, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट कैसी है? फेडरल टाइप की है। अब देखो क्या होता है, फेडरेशन का डेमोक्रेसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। फेडरेशन एक नॉन डेमोक्रेटिक नेशन भी हो सकता है और डेमोक्रेसी नॉन फेडरेशन भी हो सकता है। फेडरेशन बेसिकली होता है डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर एट 2 लेवल्स, ठीक है। एटलीस्ट एक देश में कम से कम 2 लेवल पे डिवीजन जो है पावर का हो जाए, ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है? ये नॉर्मली बिग कंट्रीज में करते हैं, या तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो या बड़ा देश हो, ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। एक सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट होता है जो पूरे देश को देखता है, और फिर बाकी आपका स्टेट बेस्ड गवर्नमेंट होता है। हमारे यहाँ पे 3 लेवल है, ठीक है। तो एक हमारा लोकल लेवल एडिशनल ऐड हो जाता है, जैसे कि बेल्जियम में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट ऐड हो जाती है, जो कि उनकी यूनिक चीज है, वो उनका लोकल लेवल है, ठीक है। तो ये चीज होता है डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो फेडरेशन क्या हो गया? फेडरेशन आप देखोगे जैसे यूएस में है, बड़ा देश है तो वहां पे भी फेडरेशन हो जाता है। जबकि आप कोई दूसरे बड़े देश को देखोगे तो हो सकता है वो फेडरल ना हो, डेमोक्रेटिक है नॉन डेमोक्रेटिक है, फर्क नहीं पड़ता, एज आई डिस्क्राइब। So federation is basically dividing the power of the government at 2 or more levels, but divide कर रहे हो तो 2 लेवल तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब ये जब डिवाइड होता है तो ये पहला बनता है आपका यूनियन। यूनियन यानी कि सेंट्रल, जो सेंटर में सब कुछ सेंट्रल लेवल पे है। और फिर आपका बनता है प्रोविंशियल यानी कि स्टेट लेवल वाला, प्रोविंशियल या फिर स्टेट लेवल का गवर्नमेंट, ठीक है। ये यूनियन गवर्नमेंट को हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। फेडरल कहीं पढ़ो सुनो तो वो सेम है, या सेंट्रल सुनोगे तो आप वो भी सेम है, ठीक है। तो यूनियन से हमारा क्या मतलब हो गया? यूनियन गवर्नमेंट से यूनियन डील करती है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स जो सेंटर के हैं, प्रेसिडेंट के दोनों हाउसेस, प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेस, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ये सारे लोग यहाँ पे आते हैं यूनियन गवर्नमेंट के हिस्सेदार बन के। अब हम इन सारे लोगों के बारे में समझेंगे। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, या स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, ये सब चीजें आपने पढ़ी भी है पहले, आपने अभी भी पढ़ना है। इट्स नॉट लाइक कि आपको अब नहीं पढ़ना है, आपको अभी भी पढ़ना है, बट इट्स जस्ट दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अभी हम जो है इन सारे मेंबर्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। वी आर गोना फोकस मोर ऑन द मेंबर्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रेसिडेंट के साथ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ क्या लिखा है बच्चे? नेक्स्ट पिछले पॉलिटी के सेशन में भी हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पे फोकस पढ़ाई की थी। हमने देखा था हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमने देखा था हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, कौन से आर्टिकल में है, एटसेट्रा, है ना। तो वही चीज हमें यहाँ पे भी करना है। तो प्रेसिडेंट की क्या ड्यूटीज है, क्या पावर्स है, ये सब कुछ आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 के बीच में डिफाइंड है। यहाँ से यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो आर्टिकल 52 प्रोवाइड करता है फॉर द ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 52 कहता है कि एक ऑफिस एग्जिस्ट करेगी इंडियन गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट की ऑफिस होगी। तो आर्टिकल 52 उस चीज को डिस्क्राइब करके, डिफाइन करके गारंटी करता है। नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बेसिकली द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ओके। यानी कि एग्जीक्यूटिव क्या हो जाता है? तो हमारा पावर डिवीजन 3 लेवल पे किया हुआ है। हमारे यहाँ लॉ मेकर्स होते हैं, हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और हमारे यहाँ फिर आपके जुडिशरी होता है। जुडिशरी काफी अलग हो जाता है, एग्जीक्यूटिव और लॉ मेकर्स थोड़ा हैंड इन हैंड चलते हैं। एग्जीक्यूटिव्स भी 2 तरह के होते हैं, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? लॉ वगैरह जो बन गया है उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो बच्चे एग्जीक्यूशन करने वाले 2 जने होते हैं, पॉलिटिकल एंड परमानेंट।
आप जैसे देखो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, ये लोग क्या करते हैं, जो लॉ बनाए उसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि सब कुछ उसका स्ट्रक्चरली प्रोसेसिंग हो रहा है या नहीं, लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, और वो स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। बट वो किसके साथ मिलकर कर रहे होते हैं? अगर मान लो कि मैंने व्हाट डू यू से, लेट्स से एजुकेशन सेक्टर में कुछ लॉ बनाया, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स आईएएस वगैरह देख रहे होंगे, आईपीएस वगैरह देख रहे होंगे, बट एजुकेशन मिनिस्टर भी देख रहा होगा, और एजुकेशन मिनिस्टर फर्दर उसमें कुछ प्रोसेसिंग वगैरह भी करेगा कि ये पॉलिसी है तो इसके अराउंड ये स्कीम चला लेते हैं इस पॉलिसी को अचीव करने के लिए, या इस पॉलिसी को अचीव करने के लिए हम ये वाला काम कर लेते हैं, ये एक्शन प्लान बना लेते हैं। तो वो एक्शन प्लान बनाते विद द हेल्प ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, जो भी लोग होते हैं उनकी मदद से, उनके एडवाइस से प्लान बनाकर उसको एग्जीक्यूट करने में वो भी मदद करते हैं। इसीलिए इनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स भी बोला जाता है, नेता जो होते हैं हमारे, जो इलेक्टेड होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहते, और ना ही वो एक्सपर्ट्स होते हैं उन फील्ड में, इसलिए उनके एडवाइजर्स जो है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो एग्जाम दे करके वहां आते हैं। एग्जाम क्यों लिया जाता है, क्यों मिनिस्टर्स का एग्जाम नहीं होता लेकिन सिविल सर्वेंट्स का एग्जाम होता है? क्योंकि सिविल सर्वेंट्स को एक्सपर्ट होना जरूरी है ताकि वो मिनिस्टर्स को सपोर्ट कर सके। सिविल सर्वेंट्स पूरी जिंदगी आपको सर्व करेंगे लोगों को, लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं वो 5 साल के लिए आते हैं, दोबारा इलेक्ट हो गए तो अच्छी बात है, बट नहीं भी हो सकते, है ना। तो प्रेसिडेंट जो इस एग्जीक्यूटिव वाले अथॉरिटी में आता है वो हाईएस्ट पोजीशन पे आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए उनमें सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स को जो सेंटर का है वेस्ट करता है, प्रॉपरली देता है, ठीक है। सारे एक्शंस जो है इनफैक्ट सेंट्रल लेवल के उनके नाम पे ही लिए जाते हैं। आप चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट देख लो, किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर की अपॉइंटमेंट देख लो, हालांकि ये खुद सब कुछ प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड होते हैं, एग्जीक्यूशन के टर्म्स में नहीं, इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स में ट्रू एक्टिंग पावर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। प्रेसिडेंट इज मोर ऑफ अ नेम वाला पोजिशन, इसीलिए प्रेसिडेंट विल ऑलवेज वर्क विथ एंड ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारे एक्शंस जो हैं लेकिन उनके नाम में पे लिए जाते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शन दिस, हैज अप्रूव दिस, भले उसमें पूरा पूरा उनका मत ना हो, 100% लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। So he's the head of the state and represents the Republic of India and is the first citizen of India। इसीलिए फर्स्ट मैन फर्स्ट वुमेन जो है प्रेसिडेंट को बोला जाता है। वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, कहीं भी सारी चीजें उनके नाम पे होंगी, कहीं फॉरेन में जाना है, कुछ करना है, तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। नाउ अब प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 54, 55 और 71 डिफाइन करता है कि कौन बनेंगे, उनका इलेक्शन कैसे होगा। तो प्रेसिडेंट बच्चा हमारे इंडिया में डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, जैसे कि आप देखोगे कि जो बाइडेन अगर यूएस में है, या पहले अगर हमारा डोनाल्ड ट्रंप थे, या उसके पहले मतलब ओबामा जी थे, तो ये सारे लोगों को हमने, बराक ओबामा जी, व्हाट हैव वी रियलाइज्ड कि यूएस में क्या हो रहा है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। लोग जब वोट करते हैं तो वो प्रेसिडेंट को चुन रहे होते हैं, वो किसी पार्टी को या किसी और को नहीं चुन रहे होते। हमारे यहाँ सीधा प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग नहीं होती है, हमने कभी वोट नहीं किया है डायरेक्ट भी प्रेसिडेंट के लिए एवर, ठीक है। तो फिर कैसे डेमोक्रेसी हुई, वोटिंग कैसे होती है? तो बेटा सबसे पहले तो समझना ये है कि वोटिंग होती है लेकिन इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते। यानी कि मैं और आप एज सिटीजन्स वोट कास्ट जरूर करेंगे और चुनेंगे हम हमारे लोकसभा के लोगों को, विधानसभा के लोगों को, इन सारे सभा के लोगों को हम चुनते हैं। और फिर ये सारे लोग, क्योंकि हमने उनको हक दिया है हमारे बिहाफ में काम करने के लिए, दे गो ऑन आवर बिहाफ एंड देन दे गो एंड वोट ऑन आवर बिहाफ टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। So the president is not directly elected by the people but by the members of the electoral college consisting of the elected members of both houses of parliament, Lok Sabha और राज्य सभा के लोग, elected members of the legislative assemblies of the state, विधान सभा के लोग, and the elected members of the legislative assemblies of Delhi and Puducherry। तो ये दो हम यूनियन टेरिटरीज के लोगों को भी इन्वॉल्व यहाँ पे करते हैं। ये सारे लोग मिल करके आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे वोट करेंगे। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स हमको पता होगा, अब खैर 2019 के बाद से नहीं होता है, बट कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स थे प्रेसिडेंट के हिसाब से जो राज्यसभा के हिस्सेदार होते थे। ये लोग क्योंकि नॉमिनेशन से आए हैं और डायरेक्टली इलेक्ट होकर नहीं आए हैं, तो इन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं फॉर वन वेरी सिंपल रीजन। पहले तो इसलिए कि दे हैव नॉट बीन इलेक्टेड बाय द सिटीजंस, तो ये
रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सिटीजन्स के, तो कैसे इनके पास पावर आएगा, पहली चीज। दूसरा, भाई प्रेसिडेंट ने इनको इलेक्ट कराया है, ठीक है, नॉमिनेट कराया, इसकी वजह से ये उस हाउस में है, ये उसी प्रेसिडेंट को हाई पॉसिबिलिटी है कि वापस वोट कर दे, तो इन सारी चीजों की वजह से इन लोगों को हक, नॉमिनेटेड मेंबर्स को हक नहीं दिया जाता है। इलेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने आपको बताया, बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट होता है। यानी कि ये जो सारे लोगों के बारे में हमने पहले पढ़ा ना, यहाँ पे ये सारे लोग बैठेंगे और सीक्रेट में जो है अपना वोटिंग पर्चा पे लिख करके बैलेट में डाल देते हैं। फिर क्या होता है कि मान लीजिए ABCD कैंडिडेट्स थे, इनमें देखा जाता है सबसे कम वोट्स किसको मिले। ए को सबसे कम वोट्स मिलते हैं तो ए जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। अब BCD के बीच में कंपटीशन चलता है। अब ये कैसे होगा, तो बच्चे आप बेसिकली जब वोट कर रहे होते हो तो आप अपने 4 चॉइसेस बताते हो। मेरा फर्स्ट चॉइस जो है वो C है, फिर D है, फिर B है, फिर A है। तो ऐसा ऐसा करके बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, तो पीपल गेट एलिमिनेटेड। फिर देखा जाता है कि नेक्स्ट सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, है ना, तो फिर इसमें जो सबसे कम होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। और फिर फाइनली जिसको मैक्सिमम प्रेफरेंस मिली होती है, सिंगल ट्रांस, इसीलिए कह रहे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, एक ही वोट जाता है लेकिन वो वोट ट्रांसफर होते जाता है। कैसे ट्रांसफर होगा कि भैया इतने सारे वोट्स हुए तो इन्होंने ऑर्डर में क्या दिया है, वो वोट उन लोगों को, अगर जो लोग एलिमिनेट हो गए तो उनके वो फर्स्ट चॉइस रहे होंगे किसी के, फिर उनके सेकंड चॉइस क्या थे, उसके बेसिस पे वो वोट ट्रांसफर हो जाएगा कि ठीक है अब ऑप्शन ए तो है ही नहीं, तो ऑप्शन C को ट्रांसफर हो रहा है ऑप्शन ये वाला वोट, क्योंकि इनका सेकंड ऑप्शन C था। द कैंडिडेट जिसको 50% से ज्यादा, बेसिकली जिसको मेजोरिटी मिलती है, वो जीत जाता है, उसे कंसिडर करते हैं हम एज प्रेसिडेंट। और स्टेट्स हैव डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऑब्वियसली हर एक स्टेट का क्या है कि विधानसभा की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, तो उनका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होगा ना इस इलेक्शन में। कहीं पे 50 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक स्टेट को, कहीं पे यूपी जैसा स्टेट है तो सबसे बड़ा विधानसभा वहां का, वहां से इतने सारे लोग आ रहे हैं। तो स्टेट्स जो है वेरी करती जाती है, अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग लोग आते हैं उनके वहां से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी उस पर वेरी करेगी। और प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का रोल वो हमें पता है, आर्टिकल 77 बताती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनके पावर्स जो है बहुत वास्ट है टू बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम एज वेल एज इमरजेंसी पीरियड। तो नॉर्मल वक्त में तो उनके पावर्स हैं ही, बट इमरजेंसी वगैरह का पावर भी प्रेसिडेंट के पास होता है, और इसीलिए ये पावर्स बहुत वास्ट होते हैं। हाउएवर ये पावर्स एक्चुअली में एक्सरसाइज जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा किए जाते हैं, बट अगेन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट क्योंकि नॉमिनल फॉर द नेम सेक वाले हेड है। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की, तो सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है, एग्जीक्यूट करने वाला पावर, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड पावर। तो ये अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जो एंजॉय करते हैं मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा, लेकिन ये अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करते। हमारे यहाँ बच्चे जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए भी नहीं होता है। हालांकि हमें पता होता है कि अगर कोई पार्टी जीतेगी तो उसके प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर आती है पार्टिसिपेट करें तो अरविंद केजरीवाल जी होंगे, ठीक है, अगर बीजेपी है तो नरेंद्र मोदी जी होंगे, अगर कांग्रेस है तो राहुल गांधी जी होंगे। ऐसा हमको क्लियर है ना, वी आर क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारी पार्टी पॉलिटिक्स होती है, हम वोट पार्टी को करते हैं, और जो भी पार्टी मैक्सिमम वोट जीतती है ना उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर पार्टी डिसाइड करती है। इसीलिए हमारे यहाँ वोटिंग जो है वो मतलब पार्टी के एडवर्टीजमेंट से कराई जाती है, ना कि एक इंसान को इंडोर्स किया जाता है। जैसे कि यूएस में आप देखोगे तो प्रेसिडेंट लड़ता है, प्रेसिडेंट कुड बी फ्रॉम अ पर्टिकुलर पार्टी, बट वोटिंग पार्टी को नहीं, वोटिंग प्रेसिडेंट को होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी पार्टी जीतती है उसमें न्योता देकर आइए आप प्राइम मिनिस्टर बनिए, ओथ लीजिए, ये काम करना प्रेसिडेंट का होता है। बट ऑफ कोर्स वो पार्टी के डिसीजन पे ही ऐसा करते हैं, और मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन हो गए, तो बेटा लोकसभा में मेंबर्स तो बहुत सारे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बहुत सारे, बट सबके पास कुछ मिनिस्ट्री नहीं है। मिनिस्ट्री देने का काम कि भैया डिफेंस आप देख लो, फाइनेंस आप देख लो, ये एक्सटर्नल अफेयर्स आप देख लो, ये ऐसे करके जब हम डिवाइड करते हैं, रेलवेज आप देख लो, तो ये मिनिस्ट्रीज दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। एक मिनिस्टर्स का एडवाइजरी बनता है प्राइम मिनिस्टर के अराउंड, वो इन सारे डिपार्टमेंट्स को देखते हैं।
तो ये हो गया आपका योर मिनिस्ट्रीज एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी अपॉइंटमेंट जो है बच्चे वो ना प्रेसिडेंट ही करते हैं, बट अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट ही डज इट ऑन द सजेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर अपने दिमाग में बना लेते हैं कि मुझे ये मिनिस्ट्री इसको, ये मिनिस्ट्री इसको देनी होती है, वो लिस्ट अपने हिसाब से दे देते हैं प्रेसिडेंट को। या अगर वैसा इक्वेशन होगा तो प्रॉब्लली दे विल हैव अ डिस्कशन, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है, एंड देन द प्रेसिडेंट विल बेसिकली डू द नॉमिनेशन। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस होते हैं जैसे कि चीफ जस्टिस हो गया, या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए हैं, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, गवर्नर्स, मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये सारे लोगों की अपॉइंटमेंट भी नॉमिनली प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। He can seek any information relating to the administration of affairs of the union and proposal for legislation from the prime minister। कोई भी रूल्स रेगुलेशन बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हमेशा सजेशन के लिए मतलब क्लैरिफिकेशन के लिए मांग सकते हैं कि मुझे बताओ भाई आप क्या कर रहे हो। तो ये उनके एग्जीक्यूटिव पावर है, वो काम क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पावर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट में कर रहे हैं। अब लॉ मेकिंग वाले पावर्स क्या क्या है उनके, तो बच्चे आपको शायद पता ना हो। अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, पार्लियामेंट में क्या क्या आता है, सोचो जरा। दो हाउसेज आते हैं हमारे, लोकसभा आता है हमारा और राज्यसभा आता है। लेकिन पार्लियामेंट एक्चुअली ये सिर्फ दो हाउसेज नहीं है, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 कंपोनेंट्स, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वेरी एक्टिवली इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर कोई भी नया रूल, कुछ भी पॉलिसी, कोई भी चेंज पास हो रहा है पार्लियामेंट में, तो बिना प्रेसिडेंट के असेंट के, बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के वो चीज़ फाइनलाइज नहीं होती है। तो प्रेसिडेंट इसलिए पार्लियामेंट का हिस्सा जो है वो गिने जाते हैं, एंड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। दो लेजिस्लेशन इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो लेजिस्लेचर है ना, पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट का इन्फ्लुएंस जरूर होता है, जैसे कि डिसोल्यूशन एंड प्रोपगेशन ऑफ पार्लियामेंट, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू बोथ हाउसेस, ये सारी चीजें करते हैं वो प्रेसिडेंट। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, है ना, जो मैंने आपको बताया जिन लोगों को प्रेसिडेंट को वोट करने का हक नहीं होता है, कुछ 12 मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में। वो 12 लोग स्कॉलर्स और अपने एक्सपर्ट्स होते हैं आपके अपने फील्ड के, उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट हमारे, ठीक है। तो 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के भी होते हैं लोकसभा में, लेकिन ये हुआ करता था, आई डोंट थिंक इट हैज गॉट रिवाइज्ड आफ्टर 2019 में ये खत्म हो गया। उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स डालना है, अगर प्रायर कंसेंट चाहिए मनी बिल वगैरह के लिए, पहले से आपका अप्रूवल वगैरह चाहिए, ये सब कुछ करना जो है ये प्रेसिडेंट का काम होता है। और कोई भी बिल जो है बच्चे वो लॉ तभी बनेगी, जैसे मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट का असेंट चाहिए ही चाहिए होता है। तो प्रेसिडेंट ने अगर कह दिया कि नहीं आई एम नॉट गिविंग द असेंट, मैं नहीं दे रहा हूँ अपना अप्रूवल, नहीं दे रही हूँ अपना अप्रूवल, तो ये नहीं पास होगा। हालांकि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, बेसिकली लोकसभा से जाता है प्रेसिडेंट के पास और उनको दिया जाता है वक्त कि आप देख लो, अगर आप अप्रूव करना चाहते हो तो कर दो, नहीं करना चाहते हो तो अपने सजेशंस के साथ आप वापस भेज दो लोकसभा कि भाई ये चेंजेस कर दो, मुझे ये सही नहीं लग रहा है। अब इसमें क्या होता है बच्चों कि प्रेसिडेंट के पास से जब वापस जाता है आपका कोई भी बिल बैक टू लोकसभा विद सजेशंस, राइट, तो लोकसभा के पास क्या हो रहा है, बिल जा रहा है वापस विद सजेशंस। अब ये लोकसभा के ऊपर है कि ये सजेशंस लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती है। लेना चाहती है तो चेंजेस करके वापस प्रेसिडेंट को भेज देगी और वो अपना सिग्नेचर, अपना असेंट दे देंगे, बट हो सकता है ऐसा ना भी हो। और अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है वो वापस कर देंगे। प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, 14 डेज का वक्त होता है, उसके अंदर उनको साइन करना ही होगा। लोकसभा कहेगी नहीं हमें आपके सजेशंस जो है अच्छे लगे, बट हम ये चेंजेस करना नहीं चाहते, हमको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वी वांट टू गो अहेड विद द सेम प्लान। तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ 14 डेज का डिले करने का वक्त होता है, फिर उनको वापस वो लौटाना ही पड़ेगा साइन करके। ऑर्डिनेंस जो टेम्पररी लॉज होते हैं, प्रॉपर लॉज नहीं होते। तो क्या होता है कि जब हमारा 3 सेशंस होते हैं नॉर्मली पार्लियामेंट के, अगर मान लो ये 2 सेशंस के बीच में कुछ लॉ बनाना है, कुछ जरूरत पड़ रही है, तो आर्टिकल 1 to 3 है ना, 1 to 3 बहुत सिंपल है, इसको याद रखना। 1 to 3 जो आर्टिकल है ये प्रेसिडेंट को ये पावर देती है
कि जब रिसेस ब्रेक चल रहा है, पार्लियामेंट में सेशंस नहीं लग रहे हैं, तो वो किसी ऑर्डिनेंस को प्रोमिलगेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन ये जो आपका ऑर्डिनेंस है, ये 6 महीने का इसका शेल्फ लाइफ होता है। 6 महीने तक ये चलेगी, या तो 6 महीने के अंदर अगर इसको लॉ बनाना है तो 6 महीने के अंदर इट इज एक्सपेक्टेड एक ना एक बार तो हाउस की सिटिंग हो ही जाएगी। बट हो सकता है कि 6 महीने एग्जैक्टली हाउस खत्म होते हैं ऑर्डिनेंस पास हुआ, तो अगले सिटिंग के पहले ही 6 महीने खत्म हो जाए। इन दैट केस ये अपने आप लैप्स कर जाता है, या तो ये ऑर्डिनेंस फिर जैसे ही हाउस सिटिंग में आती है लॉ के फॉर्म पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। अदरवाइज ये ऑर्डिनेंसेस बनाने का पावर भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है। फिर आता है विटो पावर। विटो पावर क्या होता है? ना बोलने का पावर। तो ये 3 है इनके पास, एक एब्सोल्यूट, एक सस्पेंसिव, एक पॉकेट विटो। ये आर्टिकल 111 करता है। तो 123 और 111 जो है वो स्पेशल पावर्स है हमारे प्रेसिडेंट के, याद रखना है आपने, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है बच्चे बिल्स को वेटो भी कर सकते हैं। वीटो का मतलब ये होता है कि नहीं, नो आई डोंट वांट टू डू दिस, लेकिन किसके? स्टेट लेजिस्लेचर के, स्टेट लेवल का विधानसभा का जो बिल होता है उसको वो कह सकते हैं कि मेरे अप्रूवल के लिए आए हैं, मेरे को नहीं करना है इसको अप्रूव, ये सही नहीं है। प्रेसिडेंट के नॉट रिटर्न मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये 2 चीजों को वापस नहीं कर सकते। उसमें सजेशंस दे सकते हैं कि हाँ बदलाव कर दो, वरना तो फिर उन्हें करना पड़ेगा साइन, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स की अगर बात की जाए तो सारे मनी बिल्स जो है वो पार्लियामेंट में ही ओरिजिनेट होते हैं, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पहले प्रेसिडेंट के सामने जो है अगर मान लो किसी और को भी इनिशिएट करना है तो प्रेसिडेंट के आगे प्रस्ताव रखा जाता है, प्रेसिडेंट हाँ करके उसको इनिशिएट कर देते हैं पार्लियामेंट में, और वहीं से शुरू होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमिश्नर एवरी 5th ईयर फॉर एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। डिप्लोमेटिक पावर, सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज, अग्रीमेंट, सब कुछ जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। इंटरनेशनल फोरम में प्रेसिडेंट ही प्रेजेंट करते हैं इंडिया को, और एम्बेसडर्स को भेजना, डिप्लोमेट्स को रिसीव करना, यानी कि इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जो दूसरे देश में जाकर रहते हैं उनको भेजना, वैसे ही जो बाहर देश के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उनको रिसीव करना, ये सब कुछ काम जो है वो पावर हमारे प्रेसिडेंट का है। मिलिट्री पावर की बात की जाए तो आप प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। वो कमांड्स देते हैं, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट भी होते हैं, ठीक है। और वो अपॉइंट करते या करती हैं चीफ ऑफ आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स स्टाफ को, एंड डिक्लेयर्स वॉर और कंक्लूड्स पीस। ये उनकी मिलिट्री पावर्स है। इमरजेंसी पावर की बात की जाए तो नेशनल इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी इंप्लीमेंट करना है, लेकिन ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना नहीं होगा, कैबिनेट उनको हाँ कहेगी तभी वो कर सकते हैं या कर सकती हैं। सो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल लगाना, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना, ये सब कुछ भी प्रेसिडेंट के पावर के अंडर फॉल करता है। जुडिशियल पावर की बात की जाए तो प्रेसिडेंट जो है कैन ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ एनी कन्विक्टेड पर्सन। तो मान लो किसी को अगर लाइफ सेंटेंस दिया गया, ठीक है, या डेथ सेंटेंस दिया गया, तो अगर वो मर्सी के लिए जो है बात कर ले प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट ने बोल दिया हाँ ठीक है तुम्हें माफी, तो उन्हें माफी मिल जाती है। तो ये भी जुडिशियल पावर जो है उनको दिया गया। प्रेसिडेंट के बाद आते हैं या आती है वाइस प्रेसिडेंट। पोजीशन के टर्म्स में बोल रही हूँ। आर्टिकल 63 जो है वो ये कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे हमने देखा कि आर्टिकल जब शुरू हुआ था 53, आपने देखा होगा यहाँ पे, सॉरी 52, आर्टिकल 52 ने बोला था कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक ऑफिस होगा। वैसे ही हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस होगा, ठीक है। 1 सेकेंड। तो आर्टिकल 63 ये स्टेट करता है जो कि ऑक्यूपाई करेंगे सेकेंड पोजिशन ऑफिस, सेकेंड हाईएस्ट पोजिशन इन द कंट्री, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हो जाती है, ऑल ऑफ अ सडन अगर वो अपने पोजीशन से रिजाइन करते हैं, इन सारे केसेस में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एब्सेंस और इलनेस में प्रेसिडेंट के ना होने पे परफॉर्म करेंगे द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट विल टेक ओवर। If the president resigns or dies, the vice president officiates as a parliament till a new president is elected. So they become like the acting president. Meanwhile, they fill up the shoes. वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज, वैसे ही इनडायरेक्ट आपका जैसे दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद अ सिस्टम ऑफ सेम आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से उनकी इलेक्शन होती है, और ये सीक्रेट बैलेट में होता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट भी करते हैं इलेक्शंस में। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करती है ऑफ ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। अगर कुछ भी हुआ ऊंच नीच, अगर उन्हें लगा कोई मैल प्रैक्टिस हुई है, कोई चीटिंग हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है।
अब इनका जो टर्म है 5 साल का होगा और of course this person can get re-elected. He will be the ex officio chairman of the Rajya Sabha. All bills, resolutions, motions can be taken in Rajya Sabha उनके कंसेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट के. फिर आते हैं हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये वो है जो कि प्राइम मिनिस्टर बनते ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी फॉर्म हो जाता है. बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड जो आप कह सकते हो वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है. एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर अलोन कैन कॉन्स्टिट्यूट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. 91st अमेंडमेंट जो 2003 में एक्ट किया गया था, आर्टिकल 75(1) है, ये कहता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट इंक्रीज 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. यानी कि अगर 543 मेंबर्स है तो इसके 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं हो सकते. अब इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल था. पहले क्या होता था, लोग भर भर के लोगों को अपने पहचान के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना देते थे. ये मिनिस्ट्री ले लो, वो मिनिस्ट्री ले लो, ये कर लो, तुम वो कर लो, अपने मिनिस्टर्स को लोकसभा में ये करने के लिए, और फिर उनको एक्स्ट्रा पैसे मिलना, बजट मिलना, और ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था एज अ कंट्री. तो ये 2000 आपके 3 में ये आर्टिकल जो 75(1) लाया गया, ये कहता है कि आप बनाओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन एक लिमिटेशन रखो. आप 15% से ज़्यादा लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं डाल सकते हो. और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स. कैबिनेट मिनिस्टर्स इज लाइक द इनर सर्कल. सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जैसे डिफेंस का पोर्टफोलियो, फाइनेंस का पोर्टफोलियो, इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स का, होम मिनिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं और ये बिल्कुल क्लोज बेस्ट फ्रेंड्स की तरह होते हैं प्राइम मिनिस्टर के. इनर सर्कल जो उनको डायरेक्टली एडवाइस दे रहा होता है. फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स. तो नॉट सो अदर इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जिनका काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स को दे दिया जाता है. तो कैबिनेट मिनिस्टर हमेशा मिलते हैं, सारी मीटिंग्स में रहते हैं. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स जो है आते जाते रहते हैं, उनको जब इन्विटेशन एक्सटेंड किया जाता है तभी वो आते हैं, हमेशा मीटिंग्स में नहीं मिलेंगे. और डेप्यूटी मिनिस्टर्स आर मोर लाइक का सपोर्टिंग मेंबर्स फॉर दीज मिनिस्ट्रीज. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को देखेंगे, सारी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं. ठीक है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट वो इंडिपेंडेंट चार्ज जरूर होल्ड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर, और जब उनको बुलाया जाएगा वो आएंगे मीटिंग के लिए. डेप्यूटी मिनिस्टर्स जो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है हाउस ऑफ पीपल के लिए, ठीक है, लोकसभा के लिए. एंड अ पर्सन कैन रिमेन अ मिनिस्टर विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस मैक्सिमम अप टू 6 months. यानी कि क्या होता है कि मान लो मैं पीएम बनी, मुझे लग रहा है कि ये इंसान ने जो है इलेक्शन नहीं जीता है, बट देयर इज अ पर्सन मिस्टर और मिस डी, ठीक है, मुझे लग रहा है ये इंसान के अंदर बहुत कैपेबिलिटी है इस मिनिस्ट्री को अच्छे से हैंडल करने के लिए, तो मैं मिस्टर और मिसेस डी या मिस डी को जो है वो हैंड ओवर कर दूंगी और बोलूंगी कि आइए आप ये पोर्टफोलियो संभालिए. अब उनका काम क्या है, 6 महीने के अंदर अगले उनको या तो लोकसभा में कहीं पे इलेक्शन से हिस्सेदार बन जाना है या राज्यसभा में. मोस्टली लोग राज्यसभा में बनते हैं क्योंकि बच्चे राज्यसभा इज मोर लाइक नॉमिनेशन बेस्ड, आप कहीं से इलेक्शन जीत करके आ जाते हो. ठीक है, 6 महीने के अंदर वो ऐसा कर सकते हैं. तो यानी कि 6 महीने के अंदर बिना रिप्रेजेंटेटिव बने भी आप इलेक्शंस के में सिटीजन्स के चुने द्वारा नहीं भी चुने जाने के बावजूद यू कैन एक्चुअली होल्ड अ पोर्टफोलियो. फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिकली हेड होते हैं. सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं एक्चुअल वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मली वो प्राइम मिनिस्टर को ही दिए गए हैं प्रेसिडेंट के साथ. ठीक है, बट ये एक्सरसाइज कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं. तो प्रेसिडेंट को पावर्स दिए गए हैं बट एक्सरसाइज जो है एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर करते हैं. प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं. प्राइम मिनिस्टर ही फिर पोर्टफोलियोज देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, लेकिन प्रेसिडेंट उनके नाम पे जा करके उसको सैंक्शन करते हैं. Prime Minister presides over meetings of the Council of Ministers. He decides about the policies of the government and coordinates with the work of different ministries. तो बेसिकली आप समझ लो कि प्राइम मिनिस्टर इज लाइक इन द सेंटर, इधर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट, प्रेसिडेंट, सारे लोग हैं और वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के थ्रू. इनफैक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट डायरेक्टली एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, उनका सारा कम्युनिकेशन बीच में पीएम के द्वारा किया जाता है मोस्टली. प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग who was earlier the chairperson of the planning commission. तो प्लानिंग कमीशन हमने पढ़ा है यहीं पे पिछले सेशन में, इकोनॉमी के फर्स्ट सेशन में, कि नीति आयोग बना दिया गया है, राइट. तो प्राइम मिनिस्टर अगेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हैज टू अक्वायर इट्स मेंबरशिप विद इन 6 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट. तो क्या हुआ कि मान लो अगर पार्टी ए जीत जाती है,
और पार्टी ए जिसको अपना पीएम बनाना चाहती है उसे वोट नहीं मिला, उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया लेकिन वो खुद इलेक्ट नहीं हुए उस जगह से जहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने, बट उनको पार्टी ने बोला कि हम इनको ही हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं 6 महीने में, उनको भी अपना जो है वोट बना हासिल करके पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाना होगा। प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स इन पावर जब तक मेजॉरिटी वो पार्टी एंजॉय कर रही है, मेजॉरिटी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर विल बी गॉन। ठीक है, तो इफ द लोकसभा हैज नो कॉन्फिडेंस द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू बी टर्मिनेटेड, क्योंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपको समझना ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस पीएम जो है ये एक टीम की तरह होती है। ठीक है, दे आर लाइक दैट टीम ऑफ फ्रेंड्स, जिनमें से अगर एक भी मेंबर डूबा तो पूरी टीम डूब जाएगी। तो बेटा अगर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है किसी भी एक मेंबर के अगेंस्ट और प्रूफ हो जाता है तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जाती है, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जाती है, सब इकट्ठे जाएंगे, इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंशियल रूल पे, अगर स्टेट में लगाना है या इमरजेंसी लगानी है कंट्री में तो प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली द कैबिनेट विल गिव द सजेशन। द रेजिग्नेशन ऑफ पीएम मीन्स रेजिग्नेशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इवन राज्यसभा ये क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर आप सब कर रहे हो तो साथ में कर रहे हो, ये बात है। राज्यसभा कैन बिकम, कोई राज्यसभा का भी मेंबर है और लोकसभा का डायरेक्टली नहीं है, यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर है, कोई डायरेक्टली नहीं है, तो भी उसे हम या तो कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऐड कर सकते हैं या पीएम भी बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें पावर्स और फंक्शंस की, तो in relation to the Council of Ministers, if a difference in opinion arises between the PM and any subordinate ministries, he can ask the minister to resign or can advise the president to dismiss him. यानी कि किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से मिनिस्टर से अगर कोई भी भसड़ होती है तो पीएम जी सीधे कहेंगे बेटा तुम निकलो यहाँ से, मुझे तुम पसंद नहीं आ रहे हो, तुम कट जाओ। इन रिलेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल्स, लाइक ये जो इंपॉर्टेंट है पोजिशन, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, जो हम देख रहे थे प्रेसिडेंट करते हैं, वो पीएम के सजेशन पे करते हैं, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं इस चीज़ पे भी कि सेशन कब लगाना है पार्लियामेंट का, नहीं लगाना है, सम्मन करना है कि प्रोरोगिंग करना है, क्या करना है, वो सब वो बताते हैं। एंड ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एज वेल टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सवाल आ गया है, ये PYQ है, ध्यान रखिएगा। Who among the following do not participate in elections to the president? कौन उस इलेक्शन असेंबली में नहीं होता है जो प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ पुदुचेरी एंड दिल्ली, और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। इनमें से कोई एक ग्रुप है जो राज्यसभा में, मतलब जो बेसिकली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सेदारी नहीं लेते। किन की बात कर रहे हैं हम? गाइस, नॉमिनेटेड मेंबर्स को हम हक नहीं देते क्योंकि एक तो वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, तो उनके पास वोटिंग राइट्स ही नहीं आए, मतलब वोट से राइट्स ही नहीं आए कि वो डिसीजन मेक करे, प्लस दे नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो बायस हो सकता है ना। अब बात आती है पार्लियामेंट की, तो शुरू करते हैं लोकसभा राज्यसभा सबकी कहानी। तो आर्टिकल 79 कहता है कि पार्लियामेंट जो है कंसिस्ट करेगा प्रेसिडेंट का, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा का, एंड हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा का। तो जैसे मैंने आपको बोला था ये तीनों एलिमेंट मिल करके बनाते हैं हमारा पार्लियामेंट। दो द प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेज, वो एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली राज्यसभा या लोकसभा को बिलोंग नहीं करते, लेकिन ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जरूर है पार्लियामेंट का। तो राज्यसभा की बात करें तो 250 से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है, जिनमें से 12 लोग जो है वो आपके ऑफकोर्स नॉमिनेटेड लोग हैं, जिनके पास स्पेशल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इस तरह के लोगों को उनके इनपुट्स के लिए बुलाया जाता है। प्रेजेंटली हमारे मेंबर्स जो हैं वो 233 हैं, जो स्टेट्स के हैं और यूनियन टेरिटरीज के। टोटल मेंबरशिप नॉमिनेशन देखो, ये 233 स्टेट्स और यूटीज के हैं, प्लस द 12 नॉमिनेशंस, तो 245 मेंबर्स टोटल आते हैं हमारे। ठीक है, सारे स्टेट्स और सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पुदुचेरी ही रिप्रेजेंट करती हैं राज्यसभा में।
रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या होता है कि जो विधानसभा होती है वहां से होता है कि भाई इनमें से कौन से लोग राज्यसभा में जाएंगे, ऐसा करके डिसीजन होता है, वहां पे इलेक्शन होती है। वही सेम सिस्टम से प्रोपोर्शनल, जो प्रेसिडेंट के लिए हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम यूज करते हैं। स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो उनका रिप्रेजेंटेशन जो है उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। कहीं पे अगर 100 लोग हैं तो वहां से मान लो 5 लोग आएंगे, कहीं पे 80 लोग हैं तो 4 लोग आएंगे, वहीं पे अगर 140 लोग हो गए तो 7 लोग आएंगे। तो अगर पॉपुलेशन बड़ी है तो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, पॉपुलेशन छोटी है तो कम रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ऐसा करके सिस्टम डिजाइंड है। कोई भी सीट जो है वो यहाँ राज्यसभा में रिजर्व्ड नहीं है, ठीक है, SC ST कैटेगरीज की, जो कि लोकसभा में होती है। कंडीशन क्या है राज्यसभा में आपको मेंबर बनने के लिए, कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए पहला, ठीक है, 30 ईयर्स आपकी कम से कम उम्र होनी चाहिए। आप पार्लियामेंट में बी अ पार्लियामेंट्री इलेक्टर इन द स्टेट इन विच ही इज सीकिंग इलेक्शन, ठीक है, आप वहाँ के होने चाहिए। अदर्स एज प्रिस्क्राइब बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, 6 साल के लिए आप बनोगे और 1/3 मेंबर्स हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, राज्यसभा कभी भी पूरा पूरा नहीं जाता है, इनका टर्म जो है वो 6 साल का होता है। हर 6 साल पे आपका 1/3 जो है लोग चेंज हो जाते हैं और यहाँ इसके लिए फिर नया इलेक्शन होगा। अब ये लोग हर बेसिकली क्या होता है, हर 6 साल पे नहीं, हर 6 साल पे ये 1/3 लोग रिप्लेस होंगे, तो हर 2 साल पे ना एक नया सेक्शन आते जाता है। तो इसलिए राज्यसभा हमेशा फंक्शनिंग में रहती है, कभी भी पूरी पूरी डिसमिस नहीं होती, अनलाइक लोकसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अभी हमने देखा था वाइस प्रेसिडेंट के पावर में कि वो ही चेयरपर्सन है ना, एक्स ऑफिशियो राज्यसभा के, और प्रिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट्स में, एज लॉन्ग ही इज नॉट एज द एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह एक्ट कर रहे हैं उस वक्त तो वो नहीं प्रोसीड करेंगे, वैकेंसी रहेगी ऑफिस में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो वो उस वक्त उसको नहीं हैंडल करते हैं, ठीक है। ऑल्सो डेप्यूटी चेयरमैन इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स। राज्यसभा में जो बिल है ओरिजिनेट अगर होता है, हो सकता है अगर वो मनी बिल नहीं है, तो यहाँ पे राज्यसभा जो है थोड़ा सा पावर में कम आ जाता है लोकसभा के कंपैरिजन में। फाइनेंशियल बिल्स जो है कोई भी राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं होते हैं, ये एक परमानेंट बॉडी है और डिसॉल्व नहीं होती है लोकसभा के जैसे। राज्यसभा को भी कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, जैसे कि ये रेजोल्यूशन पास कर सकती है अगर उन्हें वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कराना है, ये राज्यसभा से ही शुरू हो सकती है। अगर राज्यसभा पास करती है एक रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं इसको, मेजॉरिटी हो गया यानी कि अबव 50%, स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि अबव 66%, ये हो गई 2/3। अगर इतने सारे लोग रेजोल्यूशन पास करते हैं and voting that it is necessary in national interest, that the parliament should make laws with respect to any matter enumerated in the state list. So it shall be lawful for parliament to make a law for a period of not more than 1 year as per article 249. तो अगर इन्होंने स्पेशल मेजोरिटी से ये कह दिया कि स्टेट लिस्ट का ये सब्जेक्ट है, इस पे हम ये बना रहे हैं लॉ, ये होना चाहिए, तो 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं, लेकिन इसको पार्लियामेंट मानती है। अगर राज्यसभा पास करती है रेजोल्यूशन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3, अगेन स्पेशल मेजॉरिटी से, that it is necessary in the national interest to create one or more all India services, Parliament by law provides for such a service or services. All India services जैसे कि आपका ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज हो गए, ऑल इंडिया रेलवे सर्विसेज हो गए, इस तरह की किसी सर्विस को बोलती हैं कि पूरे इंडिया में ये सर्विस चालू होना चाहिए। कि मान लो कंप्यूटर सर्विस चालू होना चाहिए, आजकल भाई डिजिटल का वक्त है, तो एक सर्विस ही प्रॉपर चालू कर दो, तो वहाँ पे वो पावर जो है राज्यसभा के पास है। लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 होती है, प्लस दो यूटीज के जो लोग हो गए, तो 530 जो है स्टेट्स के आते हैं, 20 यूटीज के आते हैं रिप्रेजेंटेशन। प्रेजेंट जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543 है, प्लस जो 2 लोग नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के एंग्लो इंडियंस के द्वारा वो। तो लोकसभा एक परमानेंट बॉडी नहीं है, हर एक 5 साल के बाद इसका टर्म जब फिनिश होता है तो ये डिसॉल्व हो जाती है, प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं, फिर इलेक्शन होगा, फिर री इलेक्ट होकर रिफॉर्म होगी, तब तक राज्यसभा रहती है। लोकसभा की लाइफ जो एक्सटेंड किए जा सकती है पार्लियामेंट के द्वारा बियॉन्ड 5 ईयर्स, अगर इमरजेंसी लगी हुई है 352 आर्टिकल के हिसाब से, तो इलेक्शंस नहीं कंडक्ट होंगे, तो लोकसभा फंक्शनिंग में रहेगी।
लेकिन पार्लियामेंट इसको ज़्यादा 1 साल से नहीं एक्सटेंड कर सकती है उस वक्त भी, ठीक है। और at the time, but in any case such extension cannot continue beyond a period of 6 months after proclamation of emergency comes to an end. तो अगर मान लो कि अभी इमरजेंसी लगाई हमने, तो एक्सटेंशन टोटल 1 साल का हो सकता है। इमरजेंसी बीच में खत्म हो गई तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर में अगर 8 महीने बचे हुए भी है तो हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है पूरा 1 साल बढ़ा देते। 6 महीने के अंदर अंदर में इमरजेंसी खत्म होते ही इसको चेंज करना पड़ेगा। Quorum of either houses as per Article 100 is 1/10 of the total number of members. यानी कि कोरम क्या होता है, कोरम पूरा करना जरूरी है, यानी कि क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी। तो बेटा कभी भी जब हाउस आती है, सेशन लगता है, तो कम से कम जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है उसके 1/10 मेंबर्स वहां प्रेजेंट होने चाहिए, वरना हाउस अपने आप जो सेशन है वो डिसमिस हो जाता है। तो अगर मान लो 543 मेंबर्स है तो कम से कम 55 लोग वहां पे आने चाहिए। अगर वो 55 लोग नहीं आते हैं, 1/10 लोग नहीं आते हैं, तो यहाँ पे सेशन नहीं लगेगा। लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। और इसके स्पीकर कौन होते हैं? द प्रेसिडेंट, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा विल बी द स्पीकर, ठीक है। अगर वो एब्सेंट रहे तो डेप्यूटी स्पीकर विल टेक केयर। द मेंबर्स अमंग देमसेल्व्स विल इलेक्ट ईच अदर। द स्पीकर कंटिन्यूज इन द ऑफिस even after the dissolution of the Lok Sabha till the new elected Lok Sabha। तो नया लोकसभा जब आएगा तो भाई शुरू में पहले दिन कौन स्पीकर बनेगा, इलेक्शन तो हुआ नहीं है, तो पुराने स्पीकर ही अपना सारा काम करते हैं। और जैसे ही नया स्पीकर इलेक्ट हो जाता है, पुराने स्पीकर ने रिजाइन कर देना है। अगर स्पीकर बीच में रिजाइन करते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर आकर उनकी जगह ले लेंगे। यूजुअली स्पीकर जो है अपने इलेक्शन के बाद आफ्टर हिज इलेक्शन कट ऑफ्स ऑल कनेक्शंस विद पार्टी एंड एक्ट्स एज एन इम्पार्शियल मैनर। तो क्या होता है, देखो बेटा लोकसभा में से ही किसी को चुना है हमने एज अ स्पीकर, स्पीकर का काम है रेफरी वाला, अंपायर वाला। अब अंपायर जो है वो अगर बायस होगा अपनी पार्टी की तरफ तो वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए जब कोई स्पीकर बनता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो अपने पार्टी से अपने रिश्ते नाते तोड़ दे, फोकस कर सके, ताकि कोई भी बायस्ड रिप्रेजेंटेशन अपनी पार्टी की तरफ उनका ना हो। He does not vote in the first instance but exercises his casting vote only to remove a deadlock। तो कभी ऐसा होता है कि वोटिंग चल रही होती है तो नॉर्मली स्पीकर का वोट नहीं लिया जाता क्योंकि वो पार्टी के फेवर में मोस्टली चांसेस है वोट करे। बट अगर कोई टाई हो जाता है और फंस जाता है कि 50-50 है तो स्पीकर अपना वोट डाल करके उस टाई को ब्रेक कर सकते हैं। चार्जेस अ सैलरी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, वहां से सैलरी मिलती है स्पीकर को। द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप कैन रिमूव स्पीकर आफ्टर गिविंग अ 14 days नोटिस। तो अगर सारे लोग जो लोकसभा के मेंबर्स हैं बाय मेजोरिटी कह रहे हैं हमको ये स्पीकर नहीं चाहिए, तो वो वोट करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो 14 दिन का नोटिस लगेगा स्पीकर को और बोला जाएगा कि अब आप अपनी जगह से प्लीज हट जाइए, हम किसी और को लाना चाहते हैं। इस वक्त क्या चल रहा होगा ड्यूरिंग दिस टाइम, वो 14 दिन के पीरियड के अंदर वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, स्पीकर नहीं रहेंगे। आफ्टर हिज रिमूवल कंटिन्यूज हिज इन ऑफिस टिल हिज सक्सेसर टेक्स चार्ज। तो जब हो जाता है फाइनल कि हाँ रिमूवल हो चुका है, अब ये पूरा इलेक्शन होगा, नए स्पीकर आएंगे, तो ये 14 डेज जब तक ये डिसीजन चल रहा है तब तक तो नहीं, बट ये डिसीजन हो जाने के बाद वो वापस अपने काम पे लग जाते हैं। नए स्पीकर के चूज होने के बाद व्हाट ही कैन डू इज ही और शी विल रिजाइन और नए स्पीकर आके अपनी जगह ले लेंगे। Now the speaker presides at the meetings of the houses of the people as well as the joint sitting of the two houses of the parliament। लोकसभा की सिटिंग है, ठीक है, या राज्यसभा की, तो अपने अपने जो इंडिविजुअल स्पीकर्स हैं वहाँ रहेंगे। अगर जॉइंट सिटिंग है तो वहाँ पे भी रहेंगे, ठीक है। स्पीकर ही परमिशन देते हैं। अब जैसे हम मान लो हम सारे लोग लोकसभा में बैठे और मैं बैन करी, मैं कह रही हूँ मुझे कुछ कहना है, तो स्पीकर जब तक मुझे चांस नहीं देंगे आई कैन नॉट स्पीक, या वो बोलेंगे अब आप बैठ जाइए, वो बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा आपका होता है ना वो माइक पास करने वाली बात एक तरीके से कि अब जिसके पास माइक है वो बोलेगा, ठीक है। अगर कोरम नहीं पूरा होता है तो स्पीकर जो है वो कह देंगे कि हाउस हैज बीन अडजर्न, हम सेशन आज नहीं करेंगे, सस्पेंड कर रहे हैं सेशन को। और यही डिसाइड करते हैं कि वेदर मनी बिल जो कोई भी बिल जो है वो किस क्राइटेरिया का है इन टर्म्स ऑफ कि मनी बिल है या नहीं है, मनी बिल है नहीं है, नेचर क्या है, वो स्पीकर के हाथ में होता है डिसीजन। He appoints the chairman of as well as the deputy chairman of all the committees of the houses। और वो फाइनल डिसीजन जो है किसी मेंबर को अगर डिस्क्वालीफाई करना है डिफेक्शन की वजह से, डिफेक्शन क्या होता है, इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद आप पार्टी ए से हो, मैं पार्टी बी से हूँ, मैंने आपको कहा कि अरे सर आप क्या पार्टी ए में काम कर रहे हो, अरे मैम आप क्या पार्टी ए में काम कर रहे हो, आप आ जाओ हमारे साथ पार्टी बी में, हम आपको ये वाली मिनिस्ट्री देंगे।
अब आप इलेक्टेड हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप आओगे, अगर हमारे पार्टी में पार्टी बदल के आपकी इलेक्शन हुई थी पार्टी ए से आप पार्टी बी में आ रहे हो, तो ये डिफेक्शन हो गया है ना, आपने अपनी पार्टी बदल ली, जो कि गलत नहीं है, आप बदल सकते हो। लेकिन पहले लोग क्या क्या करते थे बच्चे, पैसों की लालच में, मिनिस्ट्री की लालच में इलेक्शन होते ही पार्टी बदल लिया करते थे। उससे क्या होता था, जिस पार्टी की मेजोरिटी थी और सरकार बनाया था उससे 5 6 10 लोग निकल गए, अगर तो उनकी मेजोरिटी हिल गई, वो कम पड़ गए, उन्होंने जाके दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिया क्योंकि वहां उनको पैसे मिले या अपनी मर्जी के पोर्टफोलियोज मिल गए। अब वो अपने वोट को लेकर वहां चले गए, अब इनके पास ज्यादा सीट्स हो गई, अब नई पार्टी की मेजोरिटी बन गई, अब वो बना रहे हैं सरकार। तो ये बाय लॉ जो है अब गलत हो गया है। अब कोई भी अगर डिफेक्शन करता है, यानी कि अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और मेरी वजह से एक सीट मिल रही है मेरी पार्टी को, एंड आई डिसाइड कि नहीं मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगी, मैं उस पार्टी में जाऊंगी, तो मेरी वो सीट मेरे लिए खत्म हो जाएगी, मैं अब मेंबर का पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहूंगी। ये डिसीजन स्पीकर के ऊपर रहता है, वो बताते हैं फाइनल डिसीजन कि इस बंदे को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। लोकसभा के स्पेशल पावर्स क्या है जो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा पावरफुल बनाते हैं ज्यादा राज्यसभा के कंपैरिजन में। तो भैया जितने भी फाइनेंशियल बिल्स और मनी बिल्स है ना, हाँ जितने भी फाइनेंशियल बिल्स और मनी बिल्स हैं वो लोकसभा में ओरिजिनेट होते हैं, राज्यसभा में नहीं हो सकते। दो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जो है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और आर्टिकल 352 कहता है कि लोकसभा एक स्पेशल सिटिंग जो है उसमें डिसअप्रूव कर सकती है नेशनल इमरजेंसी के कॉन्टिन्यूएंस को, कि भाई अब नेशनल इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है, इसको खत्म करो, ये हमारी स्पेशल सिटिंग है, हम इसमें ये डिसाइड कर रहे हैं। अब सेशन कब कब लगता है, बेसिकली हमारे यहाँ तो 3 सेशंस लगते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट की कंसेंट से शुरू होगा कि सेशन लगाना है, 2 सेशन के बीच में गैप जो है 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, कभी हो गया तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसीलिए नॉर्मली 3 सेशंस लगती हैं हमारी। फरवरी से मई के बीच में लगता है ये लॉन्गेस्ट सेशन आपका बजट सेशन, जब बजट हमारा डिसाइड होता है। मॉनसून सेशन होता है उसके बाद जुलाई अगस्त के लगभग, और विंटर सेशन नवंबर दिसंबर में जो शॉर्टेस्ट होगा। ये 3 सेशन, तो बजट, मॉनसून एंड विंटर सेशन होता है। ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट बुला सकते हैं किसी पर्टिकुलर बिल के लिए, कुछ के लिए, बिल पास बाय वन हाउस और रिजेक्टेड बाय अनदर अगर हो जाता है, तो अमेंडमेंट्स मेड बाय द अदर हाउस आर नॉट एक्सेप्टेड टू द हाउस वेयर द बिल हैज बीन ओरिजिनेटेड, ठीक है। तो इन सारे केसेस में क्या हो रहा है, ज्वाइंट सेशन हो रहा है, समझो ध्यान से। अगर प्रेसिडेंट ने बोला तो ज्वाइंट सेशन होगा। अगर एक बिल पास हुआ, बिल पास होने के लिए बच्चे दोनों हाउसेस में होना होता है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में रिजेक्ट हो गया, या राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में रिजेक्ट हो गया, तो ज्वाइंट सेशन होगा कि चलो सब मिलकर वोट करते हैं। अब देखो ज्वाइंट सेशन में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट जो है लोकसभा को मिलेगी। लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल उसका हाफ पावर पावर है, आपकी सिर्फ 250 मेंबर्स हैं, 545 इधर और 250 मेंबर्स इधर। अगर लोकसभा में पास हो गया तो मैक्सिमम लोग उसके सपोर्ट में रहे होंगे, तो ज्वाइंट सेशन में ना लोकसभा यूजुअली जो चाहती है वही हो जाता है। या फिर अगर ऐसा हुआ कि कोई अमेंडमेंट पास हुई लेकिन दोनों जगह नहीं हो पाया, ठीक है, एक हाउस ने कह दिया कि नहीं मुझे अमेंडमेंट नहीं चाहिए, तो हम ज्वाइंट सेशन करा के फिर से देखेंगे। अगर एक बिल जो है वो पेंडिंग है या पास नहीं हुई है 6 महीने से ज़्यादा, तो ज्वाइंट सेशन होगा। ज्वाइंट सेशन जो है पार्लियामेंट की, उसके जो उसको जो प्रिसाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, वो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, हमने देखा था स्पीकर के पावर में। इन हिज एब्सेंस डेप्यूटी स्पीकर होंगे, और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं रहे तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और इन हिज एब्सेंस एनी अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी एक्सेप्ट कर ले दोनों हाउसेस के लोग, वो प्रिसाइड करेंगे। अगर यहाँ पे ज्वाइंट सेशन में डेडलॉक हो जाता है, 50-50 की बात आ जाती है, अब देखो किस मेंबर ने क्या वोट किया पता नहीं चलेगा, बट डिसीजन एक टाई हो जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, इट इज रिजॉल्व बाय अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट एंड वोटिंग। लोकसभा की मेंबरशिप ज्यादा बड़ी है, कोई भी फ्रेश अमेंडमेंट जो है वो ज्वाइंट सेशन में किया नहीं जा सकता है। यानी कि अब आप कह रहे हो कि पहले से ये रूल था, अब हम इसमें ये नया ऐड कर दें, ये नहीं हो सकता है। कोई प्रोविजन नहीं है ज्वाइंट सेशन का मनी बिल्स या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को पास करने के लिए। मनी बिल्स लोकसभा में ही ओरिजिनेट होती है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशंस जो है इंडिया के, उसको कौन हेड करता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, या जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, स्पीकर ऑफ द लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सोचो जरा, joint parliamentary sessions in India are chaired by whom out of the following, कौन उसे चेयर करता है।
एंड वी विल मूव ऑन. स्पीकर जो है लोकसभा के ज्वाइंट सेशन में, कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो अगर है इज रेफर्ड टू अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इट हैज टू बी पास्ड बाय व्हाट. अगर ज्वाइंट सेशन में चला गया, ऑर्डिनरी बिल है, simple majority of the total number of members of both the houses present and voting, 2/3 majority of the total number of members of the houses, simple majority of the total number of members of both the houses, 2/3 majority of the houses present and voting. यहाँ पे बच्चा आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हो जवाब और फिर आंसर भी कर सकते हो. वैसे जो सही जवाब है, ज्वाइंट सेशन की बात हो रही है तो सिंपल मेजॉरिटी होगा दोनों जगह के लोगों से. डेडलॉक में अलग बात हो जाती है. तो बात करते हैं कंडक्ट ऑफ लॉ इन पार्लियामेंट की. तो प्रपोजल फॉर अ लॉ इज नोन एज बिल. यानी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये रूल होना चाहिए तो उसके लिए हम एक बिल पास कर रहे हैं कि ये मेरा प्रपोजल है, आप इसको देख लो. और जब तक ये दोनों जगह से प्रोसेस से पास नहीं होता ये लॉ नहीं बनता, ये बिल रहता है. इसलिए बहुत सारे बिल्स पेंडिंग है, अभी भी आप सुनोगे पार्लियामेंट में. ओनली स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स कि ये बिल जो है वो मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है. मनी बिल है तो लोकसभा में ही जाएगा, वरना और कहीं नहीं. ठीक है, तो ये बात होती है. ऑर्डिनरी बिल क्या है? ऑल द बिल्स जो कि मनी बिल को छोड़ करके हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल के अमेंडमेंट के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये चेंज करना है, वो ऑर्डिनरी बिल कहलाती है. ऑर्डिनरी बिल कहीं भी इंट्रोड्यूस की जा सकती है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी. ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाई आइदर अ मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट और एनी मेंबर ऑफ द हाउस. यानी कि जरूरी नहीं है कि रूलिंग पार्टी के लोग ही करेंगे, कोई भी जो है ऑर्डिनरी बिल को प्रेजेंट कर सकता है. पर मनी बिल की अगर बात की जाए तो कोई भी मनी बिल जो है बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के, आर्टिकल 110 कहता है, नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता. और सिर्फ इसी आर्टिकल के हिसाब से लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है. फिर स्पीकर देखेंगे, बोलेंगे कि हाँ ये जो है मनी बिल है, फाइनल डिसीजन उसके हिसाब से लिया जाएगा. मनी बिल जो है इज रिलेटेड टू बिल सीकिंग इम्पोजिशन और अबॉलिशन ऑफ टैक्सेस, matters pertaining to borrowing of money by the government, custody and maintenance of consolidated funds. तो जितने फंड्स है उसको कहाँ कैसे क्या करना है, हमें दूसरे देश से अगर लोन लेना है तो क्या हम लें, क्या हम ये टैक्स हटा दें या ये हम टैक्स लगा दें, ये सारी मनी रिलेटेड बिल्स हैं. ये लोकसभा में ही पास हो सकते हैं. मनी बिल जब लोकसभा से पास हो जाएगा तब उसको राज्यसभा भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए और रिकमेंडेशंस के लिए. राज्यसभा या तो उसको अप्रूव कर दे या कुछ रिकमेंडेशंस भेज दे. वो रिकमेंडेशंस भेजती है तब ये लोकसभा के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं. अगर रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वापस राज्यसभा में ये बिल जाएगा और 14 डेज से ज़्यादा वो उसको डिले नहीं कर सकते हैं. वो उसके बाद उनको एक्सेप्ट करना ही होगा और कंसेंट देना ही होगा. फाइनेंशियल बिल उसको कहते हैं जो रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होती है, लेकिन सर्टिफाइड एज मनी बिल बाय द स्पीकर इज अ फाइनेंशियल बिल. ठीक है, फाइनेंशियल बिल जो है वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही डाली जाएगी. और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स आर्टिकल 368 के हिसाब से पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हो. ये बिल जो है कैन बी इंट्रोड्यूस दोनों ही हाउसेस में विदाउट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द हाउसेस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट. इंट्रोड्यूस कहीं भी हो सकता है बट प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना नहीं. ठीक है, तो हमने आज का सेशन फिनिश कर लिया है. अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने दिए हैं, ये आपके लिए लिस्ट कर दिया है मैंने, इनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा. पार्लियामेंट की कमिटीज, अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट रिलेशन, ये फेडरलिज्म वाला पॉइंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा. जुडिशरी, स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया, पंचायत और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों, इनको ध्यान से ज़रूर करिएगा. ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आते रहे हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू पे अटेंशन ऑन दिस. अब हम बात करते हैं कि आप और तैयारी कहाँ कैसे कर सकते हो. तो एनडीए का क्रैश कोर्स है, दिस इज मेड फॉर यू. जुलाई 11 और जुलाई 18 को शुरू हुआ है. 8 हफ्तों तक चलने वाला 85 सेशंस का कोर्स है. ये सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये में स्पेशली आपके लिए अवेलेबल. वैसे तो ये कोर्स 10,000 रुपीज़ का है बट आपको इतने पे मिल रहा है और इस पे भी आपको मिल जाएगा और 10% डिस्काउंट, जिसकी वजह से ये सिर्फ 5,400 रुपीज़ में ये सब कुछ अवेलेबल हो पाएगा अगर आप कोड लगाओगे AKNDA. राइट, तो आपको यहाँ पे मिलेगा मौका. इन जो एक्सपर्ट्स की तस्वीरें हमने देखी और आगे भी चल के हम इंट्रोड्यूस होंगे, इनसे इंटरैक्टिव सेशन कर पाने का. आप टेस्ट भी कर सकते हो अटेम्प्ट, या तो पूरे 5 घंटे का टेस्ट लो, 2.5 घंटे का टेस्ट लो, सिर्फ साइंस का टेस्ट लो, ऐसे पार्ट्स में भी टेस्ट कर सकते हो आप.
सारे सब्जेक्ट्स जो मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल आएगा एग्जाम में, सब पढ़ाएंगे हम। और क्लास में होगी आपकी डाउट सॉल्व लाइव, और क्लास के बाद भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा डाउट्स को सॉल्व करने का। और ये कोर्सेज जो है दोनों इंग्लिश और हिंग्लिश बैचेस में रन कर रही हैं। ये स्केड्यूल है इंग्लिश का और ये स्केड्यूल है हिंग्लिश का। दिस इज हाउ योर बैचेस एंड टाइमिंग्स वुड लुक लाइक। अगर आप मिस भी कर दे रहे हो तो आपके पास रिप्लेज होंगी हमेशा से देखने के लिए, और डाउट सॉल्विंग ऐप होगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ये हमारे रॉक स्टार टीचर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल, जो हमारे एनडीए के एक्सपर्ट्स हैं और हमारा प्रेप करा रहे हैं। तो आई होप ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आपको एडमिशन लेना है बच्चे इनमें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश हिंग्लिश दोनों बैचेस के लिंक्स दिए गए हैं। AKNDA कोड जरूर लगा लेना। एंड डो नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स and subscribe to the channel. Thank you so much for being here. It was a wonderful session. I hope you enjoyed too. I will see you guys soon. अभी हमारा current affairs का भी सेशन है, मैराथन है, तो हम मिलेंगे जरूर। All the best to you guys for your NDA prep and have a great time. Have a wonderful day. Take care you guys and hasta la vista. Bye bye. Ciao. Adios. Sayonara. मिलते हैं बहुत जल्द. Till the next time. Stay safe.